students, this is Aisha Fatma. Welcome to my YouTube channel. So today's our topic is Hooke's law. Hooke's law का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखें कि एक अगर चीज़ है उसमें इलास्टिसिटी है तो हम लोग उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के, ठीक है। वो जो चीज़ है जब हम लोग उसको स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे तो वो एक्सटेंड होगी, यानी कि उसमें एक्सटेंशन आएगी। जब हम लोग उसको कंप्रेस करेंगे तो उसमें कंप्रेशन आ जाएगी। तो जब एक चीज़ इलास्टिसिटी रखती है, सिंपली सी बात है, हम लोग उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स से। तो ठीक है, तो जो कंप्रेस और स्ट्रेच करने से जो एक्सटेंशन और कंप्रेशन आती है उस बॉडी में, वो फोर्स जो हम लोग उसको कंप्रेस और स्ट्रेच करने के लिए लगाते हैं ताकि वो एक्सटेंशन और कंप्रेशन शो करे, वो फोर्स वो कंप्रेशन और एक्सटेंशन जो है वो उस फोर्स के परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर जो फोर्स हम लोग उसको स्ट्रेच और कंप्रेस करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंशन और कंप्रेशन। अब देखेंगे एक्सटेंशन जब होती है, चीज़ ऐसे एक्सटेंड करती है तो यानी कि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। फिर जब वो कंप्रेस हो जाती है, ऐसे हम लोग उसको कंप्रेस कर लेते हैं तो मतलब कि वो कम डिस्टेंस कवर कर लेती है। इसलिए जो फोर्स जो है कंप्रेशन और एक्सटेंशन जो है वो परपेंडिकुलर है फोर्स के जो कि हम लगा रहे हैं। इसलिए जो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्स के। एक्स यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है। फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्स के, जहाँ पे ये जो हमारे पास के है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारे पास किसके इक्वल आता है? फोर्स ओवर एक्स के, ठीक है। एक बॉडी है जिसमें इलास्टिसिटी है, हम लोग उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं। स्ट्रेच करने से उसमें एक्सटेंशन होगी और कंप्रेस करने से उसमें कंप्रेशन होगी। जो फोर्स हम लोग वो लगाते हैं बॉडी को स्ट्रेच और कंप्रेस करने के लिए, वो फोर्स से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो कि हम उस पर लगा रहे होते हैं। तो जब बॉडी अगर हम लोग एक्सटेंशन के दौरान बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, यानी ज़्यादा जगह घेरती है, तो और जब हम लोग उसको कंप्रेस कर लेते हैं तो वो कम जगह घेरती है, कम डिस्टेंस कवर करती है। इसलिए जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसको स्ट्रेच और कंप्रेस करने के लिए, वो उसके डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म किया तो हमारे पास के का साइन आ गया। देखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग के से ही रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास जो है वो आ गई के एक्स, जहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हमारे पास फोर्स ओवर डिस्टेंस है, ठीक है। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। तो न्यूटन पर मीटर जो है वो हमारे पास जो है वो इस के का यूनिट आएगा। इस के का यूनिट क्या आएगा? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। मीटर यहाँ पे नीचे तो जो ऊपर जाके इन्वर्स होगा, ठीक है। तो के का यूनिट हमारे पास क्या आ गया? न्यूटन मीटर। के जो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था उसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। ये जो के हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, हम लोग उसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो है वो जो स्प्रिंग होता है उसकी जो स्टिफनेस होती है, उसकी सख्ती होती है, उसको कंप्रेस करने में और स्ट्रेच करने में उसकी जो स्टिफनेस शो हो रही होती है, उस स्टिफनेस की मेजरमेंट को भी हम लोग जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह सकते हैं। हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इस का मतलब है कि वो स्प्रिंग जो है वो ज़्यादा सख्त है, उसको स्ट्रेच करने में या कंप्रेस करने में मुश्किल आ रही है। तो अगर उसकी वैल्यू कम है हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की, तो उसका मतलब ये है कि हम लोग स्प्रिंग की स्टिफनेस जो है वो सख्ती जो है वो कम है, हम लोग उसको इजीली कंप्रेस और एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो स्टिफनेस ज़्यादा होगी और स्प्रिंग की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जो के का यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर है। मैंने आपको पहले ही बताया कि के हमारे पास फोर्स ओवर मीटर के इक्वल है। फोर्स का यूनिट है न्यूटन और मीटर का डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो फोर्स ओवर डिस्टेंस मीटर यहाँ पे इन्वर्स में है, ऊपर जाके जो है वो नेगेटिव में आएगा, इसलिए तो के का यूनिट है हमारे पास न्यूटन मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास ये एक ग्राफ है। अब देखें ये ग्राफ हमारे पास क्या शो करा रहा है? ये ग्राफ हमारे पास ये चीज़ शो करवा रहा है कि अगर एक बॉडी है उसमें इलास्टिसिटी है तो जब हम लोग उसको एक लिमिट तक स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में दोबारा वापस आ जाएगी। लेकिन जब हम लोग उस लिमिट से ज़्यादा उसको स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो वो बॉडी जो है वो डीफॉर्म हो जाएगी हमेशा के लिए। फिर वो अपनी उस ओरिजिनल पोजीशन को री अगेन नहीं कर सकती, री अटेन नहीं कर सकती।
सकती जिसमें वो पहले थी, क्योंकि हम लोगों ने उस पर इतनी फोर्स लगा दी कि वो उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा है। ठीक है, अ ग्राफ ऑफ फोर्स अगेंस्ट एक्शन इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखिए ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ हमारे पास फोर्स जो है अगेंस्ट एक्सटेंशन के अगेंस्ट फोर्स और एक्सटेंशन का हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, जहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ओरिजिन ओ से मूव कर रही है। ठीक है, अगर हम लोग एक फोर्स अप्लाई करते हैं या लोड अप्लाई करते हैं, जो स्प्रिंग की इलास्टिक लिमिट होती है उसको ज़्यादा करने के लिए, तो वो परमानेंटली हमारे पास डिफॉर्म हो जाती है। यानी अब देखिए ये एक लाइन है, यानी कि एक स्प्रिंग है, इसको कंसीडर कर लें। इस लाइन को ओरिजिन ओ से जो मूव कर रही है, ये हमारे पास स्प्रिंग है। यहाँ पे जहाँ तक उसकी इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो जाती है, हम लोग उसको यहाँ तक ही ये स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको इस पॉइंट से ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि उसकी इलास्टिक लिमिट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए यह ग्राफ हमें फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन जो है वो शो करवाया गया है, जिसमें एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसकी इलास्टिक लिमिट यहाँ तक ख़त्म हो जाती है और आगे जाके वो डिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, अ ग्राफ ऑफ फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। If applied force or load exceeds the elastic limit of the spring, it is permanently deformed and its graph will no longer remain linear। तो ये जो ग्राफ होगा वो लीनियर, यानी कि लीनियर का क्या मतलब होता है, स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं रहेगा। अगर जो फोर्स जो है और लोड जो है वो इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो ये ग्राफ हमारे पास लीनियर नहीं रहेगा। ये लाइन जो है वो सीधा मूव नहीं करेगी स्ट्रेट लाइन में, वो यहाँ से ज़्यादा जाके बेंड हो जाएगी, कव हो जाएगी, क्योंकि उसकी इलास्टिक लिमिट जहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ इज़ अ मेजर ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। अब देखिए यह जो हमारे पास जो एक्सटेंशन है, ठीक है, स्लोप की जो एक्सटेंशन है हमारे पास, ये स्प्रिंग कांस्टेंट की मेजरमेंट है। ठीक है, अगर ये पूरी जो हमारे पास स्लोप है वो कितना ज़्यादा एक्सटेंड कर रही है, वो इक्वल होगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोर्स लगाते हैं स्ट्रेट लाइन में, यानी कि अगर हम एक बॉडी को उतना ही ज़्यादा स्ट्रेच और कंप्रेस कर रहे हैं जितनी उसकी इलास्टिक लिमिट है, तो उसी बॉडी पर हुक्स लॉ जो है वो होल्ड करेगा। हुक्स लॉ होल्ड्स व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड टू अ स्ट्रेट थिन वायर और अ रबर बैंड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट। अगर एक स्ट्रेट थिन वायर है या एक रबर बैंड है, तो जब हम लोग उस पर उसकी इलास्टिक लिमिट तक जो है वो फोर्स लगाएंगे, उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा हम लोग उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, तभी वो उस पर जो है वो हुक्स लॉ होल्ड करेगा। अगर हम लोग उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं उस पर, तो उस पर जो है वो हुक्स लॉ होल्ड नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।